हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। साथियों, आज ये हमारी NIOS सीरीज़ की सेकंड क्लास है, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 को, और इसमें हम देखेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली का सेकंड पार्ट। इस क्लास से पहले हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है, जो कि आप देखेंगे कि 501 कोड का पहला ब्लॉक हमने स्टार्ट किया और जिसमें पहली यूनिट आपकी हो चुकी है। इसमें हमने पढ़ा था भारतीय शिक्षा प्रणाली का फर्स्ट पार्ट, जो कि प्राचीन भारत में कैसी शिक्षा प्रणाली थी और स्वतंत्रता पूर्व तक कैसी रही। और आज हम स्वतंत्रता के बाद का देखेंगे कि कौन कौन से सुधार हुए, कौन कौन से आयोग गठित किए गए। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए आने वाले हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, और विशेषकर ये क्लास आपकी DSSP द्वारा आयोजित होने वाली टीचर वैकेंसीज़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम NIOS की फुल फॉर्म को देख लेते हैं। ये DSSP में पूछा गया प्रश्न है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो आपको ये इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट सेकंड में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं फटाफट से। तो इसमें हम देखेंगे यूनिट सेकंड में स्वतंत्र भारत में गठित शिक्षा आयोग और समितियां, जिसमें हम ये सारे आयोग और समितियों को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, जो NEP आपकी गठित हुई हैं 1968, 1986। और इसके बाद में हम देखेंगे NCF। तो NCF 2005 को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, कल हमने जो क्लास की थी वो थी आपकी पहली क्लास थी, जिसमें कि हमने स्वतंत्रता से पहले भारत की प्राचीन भारत में कैसी शिक्षा प्रणाली रही थी उसके बारे में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र भारत की। तो जब भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था, तब भारत की पहली प्राथमिकता थी कि एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण करना जो शिक्षा में बहुत आगे जाए। तो भारत को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का प्रारूप तैयार करना था जो उसकी आवश्यकताओं पर खरा उतरे। तो साथियों, भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और संविधान के अनुच्छेद 45 में आप देखेंगे कि जो DPSP नीति निर्देशक सिद्धांत है हमारे, उसमें ये अनुच्छेद है 45, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि सरकार का यह दायित्व होगा, सरकार की जिम्मेदारी होगी कि जो भी बच्चे 14 वर्ष के नहीं हो जाते, मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी। तो इसी के सुधार के लिए बहुत सारी शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बहुत सारे आयोग गठित किए गए। तो हम इन आयोगों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से आयोग हैं आप देख पाएंगे। राधा कृष्ण आयोग है, मोदालियर आयोग, दुर्गाबाई देशमुख आयोग, कोठारी आयोग। तो इन सब आयोगों का क्या हुआ कि शैक्षिक नीतियों, ढांचे तथा शैक्षिक विकास पर इनका प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट इन समितियों का देखने को मिला। किस पे? शैक्षिक विकास पे, एजुकेशनल डेवलपमेंट पर। तो देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो 1968, 1986 और 1992 में जो NEP आपकी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और 2005 में जो आपका NCF आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ आयोग हैं आपके महत्वपूर्ण, उनके बारे में देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत में गठित आयोग राधा कृष्ण आयोग, जो कि आपका 1948 से 1949 के बीच में आया था। और मोदालियर आयोग आपका 1992 में आया था। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति 1958 में। कोठारी आयोग आपका 1964 से 66 तक था। और यशपाल समिति। तो इनको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राधा कृष्ण आयोग। तो साथियों, राधा कृष्ण आयोग है, इसका गठन 1948 से 1949 के मध्य हुआ। और राधा कृष्ण आयोग एक विश्वविद्यालय आयोग था। तो ये आपको याद रखना है कि विश्वविद्यालय आयोग किसको कहा जाता है? तो ये राधा कृष्ण आयोग को कहा जाता है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1948 में की गई। और राधा कृष्ण आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो ये आपको याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो बेसिकली जिस नाम से आयोग है उसी नाम के उनके अध्यक्ष होते हैं, फिर भी आपको याद रखना है डॉक्टर S राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण 3 पॉइंट बन जाते हैं कि एक, स्थापना कब हुई और विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है, 1948 में स्थापना, और डॉक्टर S राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे कि हम तो इस आयोग की क्या
सिफारिश थी कि केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के उनके संबंधों से वित्त व प्रवेश संबंधी मानकों को जारी रखने से था। यानी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उनके संबंध यानी कि उनके रिलेशन से जो वित्त यानी कि जो फंड जारी किया जाएगा शिक्षा के लिए व प्रवेश संबंधी मानकों को यानी कि जो मानक बनाए गए उनको जारी रखने से था। और भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषाओं, दर्शन और ललित कलाओं के संदर्भ में उच्च अध्ययन के प्रावधानों से भी था। यानी कि ये जो बताया गया कि भारतीय संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में, साहित्य लिटरेचर भाषाओं के बारे में और ललित कलाओं के संदर्भ में उच्च अध्ययन की आवश्यकता है, उच्च अध्ययन के प्रावधान किए गए थे। देश में आपको ये पॉइंट याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो आयोग था आपका राधाकृष्णन आयोग, इस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का गठन की सिफारिश की। तो पूछ लेगा कि यूजीसी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये राधाकृष्णन आयोग के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब इस आयोग के बारे में बात कर लेते हैं कि इन अनुशंसाओं का प्रारंभिक शिक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं था। तो इसका एक यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा से था, इसलिए इसका प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा है उससे कोई सीधा संबंध नहीं था। तो ये हो गया आपका राधाकृष्णन आयोग। अब हम आगे देखते हैं मुदालियर आयोग। तो अब बात करते हैं मुदालियर आयोग की। तो मुदालियर आयोग को वास्तव में माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। यानी कि मुदालियर आयोग कैसा आयोग था, तो ये माध्यमिक शिक्षा संबंधी आयोग था। और विश्वविद्यालय संबंधी आयोग कौन सा था, तो वो राधाकृष्णन आयोग था। तो मुदालियर आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 1952 में किया गया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इस आयोग के अध्यक्ष थे। और इस आयोग का उद्देश्य था कि देश में जो माध्यमिक शिक्षा चल रही थी उसकी जांच करना इस आयोग का उद्देश्य था। बात करते हैं कि जो उस समय अध्यापक की शिक्षा यानी कि ट्रेनिंग थी, उसके लिए इसने 2 प्रकार की संस्थाएं के सुझाव दिए थे। तो कौन कौन से सुझाव दिए थे, सबसे पहले बात करते हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने यानी कि जिन लोगों ने 12th की परीक्षा पास की हो उनके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका था कि यह कार्यक्रम 2 वर्ष का होगा। तो आपको याद रखना 12th के लिए 2 वर्ष का होगा। और वहीं बात करते हैं कि जिन लोगों ने स्नातक यानी कि स्नातक ग्रेजुएशन कर लिया हो उनके लिए यह अवधि 1 साल की यानी कि ट्रेनिंग की अवधि 1 साल की होगी। तो ये तो बात हो गई। अब देखते हैं कि आयोग ने आवासीय सुविधाओं सहित निःशुल्क प्रशिक्षण की ज़बरदस्त सिफारिश की। तो ये बात आपको याद रखना है कि आवासीय सुविधाओं सहित निःशुल्क प्रशिक्षण यानी कि निःशुल्क ट्रेनिंग की सिफारिश किसने की थी, तो ये मुदालियर आयोग ने की थी। तो मुदालियर आयोग हो गया आपका। अब हम पढ़ने वाले हैं महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति। तो अब हम पढ़ने वाले हैं महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, जो कि दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जानी जाती है। तो साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं तथा लड़कियों की समस्या एक प्राथमिक समस्या बन गई थी भारत के लिए। तो उस समय लगभग आधी जनसंख्या थी महिलाओं की, यानी कि 50% महिला थी और 50% पुरुष थे। अब बात करते हैं कि 1957 में आयोजित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में, तो 1957 में एक राज्य के जो शिक्षा मंत्रियों थे उनका सबका एक सम्मेलन हुआ जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि महिलाओं की शिक्षा से जुड़े संपूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए। तो 1957 में होता है एक सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, जिसमें एक सुझाव दिया गया था कि एक समिति का गठन किया जाए जो विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित हो। तो तदनुसार भारत सरकार ने मई 1958 में, तो आपको याद रखना कब, 1958 में महिलाओं की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। तो एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई महिलाओं की समस्या पर, महिलाओं की शिक्षा के लिए, जिसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने। तो आपको याद रखना इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दुर्गाबाई देशमुख जी ने। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1958 में प्रकाशित की और इन्होंने बताया कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता लाने को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी कि लड़के और लड़कियों की जो शिक्षा हो वो बराबर कर दी जाए, यानी कि समान कर दी जाए, एक जैसी। अब बात करते हैं इसके बाद में, इन्होंने कहा कि इस समिति ने मिडिल स्कूल स्तर पर सह शिक्षा की सिफारिश की, परंतु हाई स्कूल स्तर पर, यानी कि इन्होंने प्राथमिक और मिडिल पर तो बोला कि समान, यानी कि सह शिक्षा साथ में पढ़ा सकते हैं आप, सह शिक्षा की बात की, सह शिक्षा की बात की मिडिल स्तर पर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब हाई स्कूल की बात आए, हाई स्कूल स्तर पर लड़कियों के लिए ऐसे अलग
विद्यालय स्थापित करने की संस्तुति की, जहां पर लड़कियों के लिए उपयुक्त तथा और अधिक विविध पाठ्यचर्याओं का प्रावधान हो। तो यानी कि हाई स्कूल स्तर पर लड़कियों के लिए अलग विद्यालय बनाए जाएं, जहां पर उनके हिसाब से जो पाठ्यचर्याओं का प्रावधान हो। तो ये तो बात हो गई इनके द्वारा की गई सिफारिश की। प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा पर महिला अध्यापकों को प्रोत्साहन मिल सके। तो इनका ये भी कहना था कि जब प्रारंभिक स्तर पर जो लड़कियों की शिक्षा के लिए जो महिला अध्यापक हों, उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये बात हो गई आपकी दुर्गाबाई देशमुख समिति की। अब हम पढ़ने वाले हैं कोठारी आयोग को। तो बात करते हैं कोठारी आयोग, जो कि 1964 से लेकर 66 के मध्य था। तो इसमें देखते हैं कि सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। तो शिक्षा आयोग किसको कहा जाता है? कोठारी आयोग को। तो ये किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ? डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ। और इसका उद्देश्य था शिक्षा के विकास में सभी स्तरों व पक्षों के लिए सामान्य सिद्धांत व नीतियाँ तथा शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा पर सलाह देना। तो यानी कि एक तो सबके लिए समान शिक्षा हो और शिक्षा के सभी स्तरों का विकास हो, और साथ में शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करना, राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करना, यानी कि देखेंगे आप NCF वगैरह की बात की जा रही है इसमें। अब आगे देखते हैं, आयोग की नज़र में शिक्षा की सामाजिक पुनर्निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का तथा विकास में सरकार के साथ लोगों की साझेदारी के विषय में अवगत कराने का एक मुख्य साधन होती है। यानी कि आयोग का कहना था कि शिक्षा का जो रोल होगा वो सामाजिक पुनर्निर्माण, यानी कि समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में और विकास में जो सरकार के साथ लोगों की साझेदारी के विषय में अवगत कराना। यानी कि सरकार जो भी कार्य करेगी उसमें लोग कैसे साझेदारी करेंगे, कैसे उनका सहयोग करेंगे, तो इसके लिए भी शिक्षा एक मुख्य साधन का कार्य करेगी। आयोग की यह इच्छा थी कि लोगों को राष्ट्रीय विकास में भागीदार बनाना चाहिए। यानी कि आयोग की यह भी इच्छा थी कि जो लोग होंगे, यानी कि जो पीपल हैं वहाँ के देश के, तो उनको क्या राष्ट्रीय विकास, यानी कि जब डेवलपमेंट किया जाए कंट्री का, तो उसमें भागीदार बनना चाहिए, यानी कि उनको भी सहयोग करना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट का यही आधार रहा। तो आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसका यही सब आधार रहा जो अभी आपको बताया गया। अब बात करते हैं कि आयोग ने किस प्रकार की लक्ष्य रखे तथा और किस प्रकार की अपनी सिफारिश की। तो इसमें देखेंगे हम, तो आयोग की सिफारिश थी उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा, यानी कि क्या करना था? उद्योग तथा कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण करना चाहिए। विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी शोध में शिक्षा में सुधार लाने के लिए इन्होंने कहा। अब बात करते हैं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए शिक्षा, यानी कि अध्यापन की जो नई विधियों को अपनाना, यानी कि नए नए तरीक़ों से आप सभी को मतलब शिक्षित करना। वहीं समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को शिक्षित करना, यानी कि कोई भी, किसी भी वर्ग का कोई भी ना छूटे, सभी के लिए शिक्षा मिल जाए। सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा, यानी कि सार्वजनिक शिक्षा की सामूहिक विद्यालय प्रणाली लागू करना, यानी कि सार्वजनिक सभी के लिए और सामूहिक यानी कि समूह में विद्यालय की प्रणाली को लागू करना। सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास करना, यानी कि जो भी आधुनिक भारतीय भाषाएं थी सभी का विकास करना। हिंदी को तेज़ी से समृद्ध करने का प्रयास, यानी कि हिंदी को अच्छा करने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा सक्षम बनाना, यानी कि विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन जीने के लिए उसमें भागीदार बनना चाहिए और इसके लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिले, यानी कि प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें इस काबिल बनाना, सक्षम बनाना। राष्ट्रीय मूल्य के अंतर्वेशन, इंक्लूजन के लिए शिक्षा, तो क्या करना था कि नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्य को संविष्ट करना, ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना जिसमें विश्व के धर्मों के विषय में जानकारी हो, यानी कि नैतिकता को बढ़ाना। तो ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना था जिसमें विश्व के सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं उन सभी के बारे में जानकारी और विद्यार्थियों को सब कुछ सीखने को मिले। मौन ध्यान के लिए विद्यार्थियों को समूह में बैठने के लिए प्रोत्साहित करना, मौन ध्यान करने के लिए विद्यार्थियों को एक ग्रुप में बैठाना जिससे कि बच्चे सीख पाएँ मौन ध्यान को, और इसके लिए उनको प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों के समक्ष सामाजिक न्याय व समाज सेवा के उच्च आदर्श प्रस्तुत करना, यानी कि विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय, यानी कि समाज में न्याय के बारे में बताना और समाज में कैसे सेवा की जाए,
ऐसे उनके अंदर उच्च आदर्श को प्रस्तुत करना, जिससे कि विद्यार्थी एक अच्छा नागरिक बन सके। कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो भारतीय शिक्षा की एक पांडित्यपूर्ण समीक्षा, यानी कि एक अच्छी समीक्षा की गई भारतीय शिक्षा की। भारतीय इतिहास में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का सर्वाधिक गहन अध्ययन समझा जाता है। यानी कि जो कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो इतिहास में आज भी भारतीय शिक्षा की जो प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का सर्वाधिक गहन अध्ययन समझा जाता है। तो पूछ लेगा सर्वाधिक गहन अध्ययन किसको समझा जाता है, तो ये कोठारी आयोग की रिपोर्ट को समझा जाता है। तो इसका कहना था कि शिक्षा का एक ऐसा आधिकारिक ढांचा निर्मित किया जाए जिससे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, और वहीं प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से सभी को निःशुल्क शिक्षा देना, यानी कि जो प्राइमरी स्टेज होगी वहाँ पर सभी को मातृभाषा में शिक्षा देना, माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना। तो ये इनके प्रावधान थे। और इनका कहना था कि किसी अन्य भाषा में शिक्षा देता हुआ कोई भी संस्थान पाया जाता है तो उसकी राजकीय सहायता बंद कर देना। तो साथियों ये हो गया आपका कोठारी आयोग। अब हम पढ़ने वाले हैं यशपाल समिति को। यशपाल समिति जो कि आपकी 1992 में आई। बात करते हैं सन 1992 में भारत सरकार ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। तो सन 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, जिसको यशपाल समिति कहा जाता है, जिसका कार्य विद्यालयी बच्चों पर शैक्षिक बोझ को कम करने का उपाय सुझाना था। यानी कि बच्चों पर जो शैक्षिक बोझ पड़ रहा था उसको कम करना, कैसे कम किया जाए, ये इसका उद्देश्य था। तो इनका कहना था कि बोझ की समस्या इसलिए भी है कि हम वास्तविक योग्यता सक्षमता के विकास की तुलना में बच्चों की अहर्ताओं या डिग्रियों को अधिक महत्व देते हैं। यानी कि इनका ये कहना था कि जो बच्चों की वास्तविक योग्यता और जो क्षमता है उनकी, तो हम उसको नहीं देखते थे, बल्कि उसकी तुलना में हम ज़्यादा महत्व किसको देते थे? डिग्रियों को ज़्यादा महत्व देते थे। तो यशपाल समिति ने यह भी कहा कि वैज्ञानिकों और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में परामर्शदाता के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी कि इन सभी को कैसा? परामर्शदाता, यानी कि समस्याओं के निवारण के लिए के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ना कि पुस्तक के लेखक के रूप में। इन लोगों को पुस्तक का लेखक नहीं होना चाहिए। और वहीं इस समिति ने सिफारिश की थी कि जो समिति ने प्रतिस्पर्धाओं, यानी कि जो कंपटीशन होती थी बच्चों के बीच में, तथा व्यक्तिगत, यानी कि कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको पुरस्कृत कर देते थे, तो इसको इन्होंने हतोत्साहित किया, यानी कि इसको नकार दिया। और इसके विपरीत इन्होंने कहा कि हमें, समिति ने कहा कि हमें सामूहिक क्रियाकलाप, यानी कि सभी को एक साथ बैठाल कर क्रिया कराना, सामूहिक उपलब्धियों, यानी कि पूरे ग्रुप की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की, क्योंकि इनसे विद्यालय में सहयोगात्मक, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करने के अधिगम को बढ़ावा मिलता है। तो ये इनकी सिफारिश थी। पूर्व बाल अवस्था शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं होना चाहिए। वहीं इन्होंने कहा कि जो पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा होती है तो ऐसे संस्थाओं में इन क्लासेस के लिए कोई भी प्रवेश के लिए कोई परीक्षा अथवा साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। और वहीं इसके अतिरिक्त समिति का दृढ़ मत था कि बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय में बहुत भारी बस्ता लाने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए, कि बच्चों पर इतनी ज़्यादा पुस्तक हो जाती हैं कि उनका बैग बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो इसको लाने के लिए उनको विवश नहीं करना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गृह कार्य के बोझ के तले नहीं दबाना चाहिए। तो इन्होंने ये भी कहा कि जो प्राथमिक कक्षाओं में होंगे बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा होमवर्क देना नहीं चाहिए। यदि घर कार्य के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता हो तो चक्रीय आधार पर उपलब्ध करानी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा था कि यदि होमवर्क की ज़रूरत हो तो बच्चों को ऐसे पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना चाहिए जो कि चक्रीय आधार पर हो, यानी कि आज कोई और सी तो कल कोई और सी बुक का होमवर्क, इस तरीके से। इस समिति का कहना था कि जो पाठ्य पुस्तकों में जो मुहावरे प्रयोग किए जाएं वो आम प्रयोग, यानी कि डेली यूजेस वाले मुहावरे होने चाहिए। और वहीं इनका कहना था कि जीवन संबंधी अनुभूति, यानी कि ऐसी कहानियाँ बच्चों को पढ़ानी चाहिए, काल्पनिक कहानियाँ और कविताएं, जिनसे वो अपने जीवन को जोड़ सकें। वहीं देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में, यानी कि सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में इतिहास और भूगोल ज्ञान के अतिरिक्त, यानी कि इतिहास और भूगोल के अलावा जो हमारे सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालियों, यानी कि इकोनॉमिक के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। वहीं बात करते हैं कक्षा 6 से 8 तक के इतिहास के सिलेबस
में स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुए विकास पर बल देना चाहिए। निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने संबंधी मानदंड कठोर होने चाहिए, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल होंगे उनके लिए जब मान्यता दी जाए तो उनके जो मानदंड बनाए जाएं वो कठोर होने चाहिए। तो यशपाल समिति ने प्राथमिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित गुणवत्ता मानदंडों का सुझाव दिया। पहला था कि विद्यालय ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी होनी चाहिए, समाज में प्रतिष्ठितता होनी चाहिए और उपस्थिति यानी कि हाजिरी की प्रतिशतता का उन्होंने मानदंड रखा। वहीं बात करते हैं चौथा कि शिक्षा के गुणवत्ता मानक के निम्नलिखित निष्कर्षों के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं, जैसे कि अध्यापकों की तैयारी, अध्यापन विधि होनी चाहिए, शैक्षिक सहायक सामग्री का उपयोग होना चाहिए, बच्चों के लिए क्रियाएं तथा प्रतिभागित्व होना चाहिए। और भी कई सारी हैं, आप पढ़ सकते हैं, जैसे शारीरिक शिक्षा की पढ़ाने की प्रक्रिया अच्छी हो वहाँ। तो ये सारे मानदंड थे किसी भी विद्यालय को प्राइवेट स्कूल के लिए। तो ये बात हो गई आपकी यशपाल समिति की। तो साथियों, सभी महत्वपूर्ण आयोग और समितियों को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ यानी कि NPE, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1968 को पढ़ने वाले हैं। तो इस समय आपको याद रखना है कि इस नीति के समय जो PM थी वो इंदिरा गांधी जी थी। बात करते हैं कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा आयोग 1964 से 66 की संस्तुतियों पर आधारित था। तो 1964 से 66 में जो कोठारी आयोग बनाया गया था, शिक्षा आयोग जिसको कहा जाता है, तो ये उसकी सिफारिश पर आधारित थी। इसकी घोषणा कब होती है? तो 1968 में इसकी घोषणा होती है। तो पहली नीति कब आई? 1968 में। नीति ने शैक्षिक विकास का पथ तैयार किया, जिसका उद्देश्य था कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्यों को पूर्ण करना, जैसा कि भारत के संविधान में व्यवस्था की गई, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया था। इस नीति का कहना था कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। अध्यापकों की स्थिति पारिश्रमिक तथा शिक्षा यानी कि अध्यापकों को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करना और उनकी शैक्षणिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना था इस नीति का उद्देश्य। और उनको संतोषजनक यानी कि सही उनको वेतन मिलना चाहिए और सेवा शर्तें सुनिश्चित करना था। भाषाओं का विकास करना, तो इसमें क्या था कि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करना और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूले के प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना। तो इसका क्या उद्देश्य था कि क्षेत्रीय जो भाषाएं होंगी उनका विकास करना और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना इसका उद्देश्य। तो साथियों, त्रिभाषा शिक्षा फार्मूले में आपको जो पहले नंबर पर यानी कि आपकी मातृभाषा या फिर आपकी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना, और वहीं दूसरे नंबर पर आपको हिंदी भाषा या फिर राज्य की जो भी भाषा हो उसमें, और तीसरे नंबर पर किसी आधुनिक भाषा जैसे कि इंग्लिश में आपको शिक्षा देना। तो ये हो गया आपका त्रिभाषा फार्मूला। आगे देख लेते हैं। तो इसके बाद बात आती है शैक्षिक अवसरों के समकरण, यानी कि सभी के लिए शैक्षिक अवसर की समानता, सभी को शैक्षिक अवसर समान होने चाहिए। वहीं बात करते हैं कि इसमें प्रौढ़ शिक्षा को प्रचारित करना, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करना। पुस्तकों का उत्पादन, तो बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त पुस्तकों का उत्पादन होना चाहिए। खेलकूद और क्रीड़ा, तो खेलकूद और क्रीड़ा का आयोजन होना चाहिए जिससे कि बच्चों के स्वस्थता और खेल कौशलों का विकास हो सके। अंशकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम की 1968 की। तो अब हम देखने वाले हैं दूसरी शिक्षा नीति जो कि है 1986 की। तो बात करते हैं साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, जो कि इस समय जो हमारे PM थे वो थे राजीव गांधी जी। इस नीति की विशेषता राष्ट्रीय एकता पर जोर देना। तो इस नीति की विशेषता थी राष्ट्रीय एकता पर जोर देना तथा पाठ्यचर्या के 10 सार भाग तत्व, यानी कि पाठ्यचर्या के 10 सार होने चाहिए। तो बात करते हैं सार तत्वों के अंतर्गत भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का इतिहास। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व होने चाहिए तथा अन्य विषय वस्तुएं जो राष्ट्रीय पहचान के घोतक हैं, ये सब होने चाहिए। ये तत्व सभी विषय क्षेत्रों में समाहित हैं तथा इस प्रकार अभिकल्पित किए जाएं ताकि वे भारत की सर्वनिष्ठ संस्कृति, धरोहर, समतावादिता, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बाधाओं को हटाना, लघु परिवार मानकों का पालन, वैज्ञानिक अभिवृद्धि या प्रकृति आदि के मूल्यों को बढ़ावा दें। तो ऐसा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, यह आपको पॉइंट याद रखना है, इससे पिछली बार DSSP में प्रश्न बना था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी, तो इसको इतिहास में इसलिए जाना जाता है
कि इसने जो लैंगिक असमानताओं को दूर किया था और महिलाओं के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए थे। यानी कि जो भेदभाव था लड़के और लड़कियों में शिक्षा के लिए, उसको दूर किया था इस शिक्षा नीति ने, और दोनों के लिए समान यानी कि महिलाओं के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए थे। तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं इस नीति के जो मुख्य लक्षण थे उसको देख लेते हैं। तो इस नीति के मुख्य लक्षण थे सामान्य शैक्षिक संरचना, यानी कि सभी के लिए सामान्य शैक्षिक संरचना, 10 अभ्यंतर यानी कि 10 कोर तत्वों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार हो, सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करना, शिक्षा में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय विकास का उपयोग करना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये आपको याद रखना है। अधिगम के न्यूनतम स्तर होने चाहिए, यानी कि निम्न स्तर से सिखाना चाहिए। गति निर्धारक नवोदय विद्यालय की स्थापना, शिक्षा का व्यवसायीकरण होना चाहिए, यानी कि व्यवसाय के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। अध्यापक की स्थिति को उभारना, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तथा वातावरणीय मामलों में बोध उत्पन्न करना, शिक्षा में उत्तरदायित्व होना चाहिए। वहीं आपको ये पॉइंट याद रखना है कि एनईपी 1986 के प्रमुख शैक्षणिक उद्देश्य की बात की जाए तो ये था सार्वभौमिक पहुंच तथा नामांकन। तो ये आपका पूछा गया प्रश्न है, 2018 के पेपर में आपसे पूछा गया था DSSP में कि 1986 की जो एनईपी आई थी उसका प्रमुख शैक्षणिक उद्देश्य क्या था। तो सार्वभौमिक पहुंच यानी कि सभी के पास शिक्षा की पहुंच हो और नामांकन में वृद्धि। बात करते हैं कि तो 1992 में इस नीति को संशोधित किया गया। तो क्या इसके बाद हुए, तो आप देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा के सरोकार को आप देख लेते हैं। तो विभिन्न शैक्षिक मुद्दों से संबंधित सरोकार, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो आयोगों और राष्ट्रीय नीतियों से प्राप्त हुए वो निम्नलिखित हैं। यानी निम्न पंजीयन, प्राथमिक विद्यालयों में कुल पंजीयन बहुत कम पाया गया था, निम्न पाया गया था। इसका कारण था कि अधिकांश बच्चे जो बाहर के थे अधिक दूरी की वजह से विद्यालय नहीं आ पाते थे। और बात करते हैं बीच में विद्यालय को छोड़ने वाले विद्यार्थी, यानी कि ड्रॉप आउट दर का बहुत हाई होना। तो बहुत सारे बच्चे थे ये बीच में ही विद्यालय को छोड़कर चले जाते थे। शिक्षण की गुणवत्ता निम्न स्तर की होने से सफल विद्यार्थियों की गुणवत्ता असंतोषजनक होती थी, यानी कि जो शिक्षक थे वो अच्छी क्वालिटी से शिक्षा प्रदान नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो अच्छे विद्यार्थी थे उनकी गुणवत्ता भी कैसी होती थी, सेटिस्फाइंग नहीं होती थी, यानी कि उनमें भी अच्छे तरीके से विकास नहीं हो पाता था। तो अब हम बात करने वाले हैं 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली की। तो शैक्षिक संरचना कैसी थी, तो बात करते हैं कि ऐसा सोचा गया कि देश के सभी भागों में मोटे तौर पर एक जैसी शैक्षिक संरचना बनाना लाभदायक होगा, यानी कि पूरे देश में एक जैसी शैक्षिक संरचना होनी चाहिए। और इसका मॉडल था 10+2+3 की। तो ये प्रणाली अपनाई गई जिसमें आप देखेंगे कि 2 वर्ष की सीनियर सेकेंडरी अवस्था जो स्थानीय परिस्थिति के अनुसार विद्यालय, महाविद्यालय या दोनों में हो सकती है, या तो वो विद्यालयों में हो जहाँ स्थानिक परिस्थिति के अनुसार, या फिर वो महाविद्यालय, दोनों में हो सकती थी। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत जैसा कि कोठारी आयोग ने प्रस्तावित किया था 10+2+3 प्रारूप के आधार पर सामान्य शैक्षिक संरचना पर अनुशंसित किया गया। विद्यालयी शिक्षा की एक समान संरचना को सारे देश में अपना लिया गया। तो कौन सी संरचना थी, 10+2+3, और ये किसके द्वारा प्रस्तावित थी, तो ये कोठारी आयोग के द्वारा प्रस्तावित थी। प्रारंभिक स्तर में 5 वर्ष का प्राथमिक तथा 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक, इसके पश्चात 2 वर्ष का उच्च विद्यालय आता है। तो आपको ये याद रखना है कि कैसा था ये जो मॉडल था। तो इसमें 5 वर्ष जो होंगे वो प्रारंभिक स्तर के होंगे, 3 वर्ष होंगे वो उच्च प्राथमिक के होंगे, और जो 2 वर्ष होंगे वो उच्च विद्यालय के लिए। आगे देखते हैं। तो इस तालिका से आप अच्छे से समझ पाएंगे जो स्कूलन की अवस्था थी, यानी कि स्कूलिंग की जो अवस्था थी वो कैसी थी। इधर आप देखेंगे कक्षाएं, अवधि और आयु स्तर। तो नर्सरी यानी कि LKG और UKG का जो अवधि थी वो 2 वर्ष की थी, और इसमें 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे आते थे। वहीं बात करते हैं निम्न प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक की। तो इसमें ये 5 वर्ष की अवधि थी और 6 से 11 वर्ष के बच्चे इसमें आते थे। उच्च प्राथमिक की बात की जाए तो ये कक्षा 6 से 8 तक थी और इसकी अवधि 3 वर्ष की थी, और इसमें 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे प्रवेश लेते थे। वहीं बात करें माध्यमिक शिक्षा की तो कक्षा 9 से 10 तक की थी, जिसमें 2 वर्ष के और 14 से 16 वर्ष के बच्चे इसमें प्रवेश लेते थे।
वहीं बात करते हैं वरिष्ठ माध्यमिक की, तो कक्षा 11 और 12 को वरिष्ठ माध्यमिक कहा जाता था। 2 वर्ष की अवधि थी और 16 से 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते थे। तो ये हो गई तालिका, इसके माध्यम से आपने शिक्षा प्रणाली को समझा होगा। अब देखते हैं निम्न प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम प्रायः मातृभाषा होती थी, यानी कि जो निम्न स्तर पर शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी, जो कि हिंदी अथवा कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा होगी, या तो वो हिंदी होगी या फिर अन्य जो भी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा होगी उस भाषा में शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 5वीं के बाद अंग्रेजी भाषा को लागू कर दिया जाता है, यानी कि 5th क्लास के बाद जब हम 6th में पहुँचेंगे तब अंग्रेजी भाषा को कंपलसरी लागू कर दिया जाता था। अब देखते हैं, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ की। तो इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2005 को। तो चलिए एनसीएफ 2005 को देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की कल्पना शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दृष्टि से की गई थी। तो शिक्षा प्रणाली को कैसा बनाना था? आधुनिक बनाना था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मुदालियर आयोग 1952 का कोठारी आयोग मुदालियर आयोग जो 1952 में आया था, कोठारी आयोग 1966 की संस्तुतियों का हवाला देता है तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1975, 1988, 2000 का पुनर्वलोकन या पुनर्निरीक्षण करता है। इसके निर्माण में सन 1993 में प्रकाशित रिपोर्ट, तो कब रिपोर्ट आई? 1993 में प्रकाशित हुई, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बोझमुक्त शिक्षा, बोझमुक्त अधिगम तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पर्याप्त सहायता ली गई है। तो इसमें कहाँ कहाँ से सहायता ली गई वो बताया गया है। इन नीतियों तथा यशपाल समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात एक नए संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की 2005 में रचना की गई, जो पूरे देश में आजकल लागू किया जा रहा है। तो बात की गई है कि जो भी समितियों ने और जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तो उनमें से कुछ अच्छा लेकर के एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की रचना की गई, जो कि कहलाया एनसीएफ 2005। अब बात करते हैं इसमें, तो इसका निर्देशक सिद्धांत था। तो संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के प्रमुख लक्षण नीचे दिए गए हैं, जिसमें निर्देशक सिद्धांत है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 4 निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। तो कौन कौन से 4 हैं ये आपको याद रखने हैं। तो विद्यालय के बाहर के ज्ञान को संबंध करना, यानी कि विद्यालय के बाहर के विद्यालय में जो ज्ञान दिया जाएगा वो बाहरी जीवन से जोड़ना। सुनिश्चित करना कि अध्येता रटंत विधियों से दूर रहे, यानी कि जो रटंत विधियाँ थी यानी कि रटने से दूर रहे, उसको समझने में ज़्यादा प्रोत्साहन देना। पाठ्यचर्या को इस प्रकार संवर्धित करना कि यह पाठ्य पुस्तकों से आगे जा सके, सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित ना हो, उससे आगे भी जा सके। परीक्षाओं को अधिक लचीला, यानी कि परीक्षा जो आपके एग्ज़ाम्स लिए जाते थे उनको अधिक फ्लेक्सिबल बनाना। अब बात करते हैं विद्यालय में सीखे गए ज्ञान को बाह्य ज्ञान से जोड़ना, यानी कि विद्यालय में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना। अपने अनुभवों के आधार पर अपने शब्दों में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, यानी कि बच्चों को अपने शब्दों में प्रोत्साहित करना होगा कि प्रश्न पूछें, और मात्र स्मरण यानी कि रटना ही इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में भाषाओं, गणित, प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान को सीखने संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन सुझाए गए, इस दृष्टि से कि इन विषयों की शिक्षा बच्चों को वर्तमान व भविष्य के लिए अधिक संगत हो, यानी कि वर्तमान और भविष्य के लिए फ़ायदेमंद हो, उनके लिए लाभ पहुंचाए। भाषा के संदर्भ में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम पर बल देते हुए त्रिभाषा फार्मूले को कार्यान्वित करने की अनुशंसा की गई। अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान 3 ऐसे केंद्रीय विषय होते हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे लगभग 50% अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाते थे। तो इसमें क्या करना था कि गणित अधिगम से बच्चे की चिंतन करने की तथा तर्क करने की शक्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए, यानी कि बच्चे चिंतन कर सकें और अपनी तर्क शक्ति का उपयोग कर सकें। उसमें अमूर्त प्रत्ययों की कल्पना करने तथा उन्हें संचालित करने, समस्याओं का निर्माण करने तथा उनका समाधान करने की योग्यता आनी चाहिए। तो बच्चों को समस्याओं का निर्माण भी कर सकें और उनका समाधान भी कर सकें। पर्यावरण शिक्षा प्रत्येक विषय का भाग होना चाहिए, तो यानी कि पर्यावरण शिक्षा एनवायरमेंटल स्टडीज़ थी, इसको हर विषय का भाग यानी कि पार्ट होना चाहिए। बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000
को पुनर्वलोकन अथवा पुनर्निरीक्षण विशेषतः बच्चों के पाठ्यचर्या बोझ को संबोधित करने की दृष्टि से आरंभ किया गया था। तो इसको क्या था कि बोझ को कम करने की दृष्टि से इसको आरंभ किया गया था। यशपाल समिति ने इस समस्या पर विचार किया, इसका विश्लेषण किया और पाया कि इसका उद्गम मूल हमारी व्यवस्था में निहित उस धारणा से है कि हम जानकारी को ज्ञान मान लेते हैं। यानी कि जो यशपाल समिति का कहना था कि जो जानकारी होती है, जानकारी दी जाती है, हम उसी को ज्ञान मान लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में जिसका शीर्षक था लर्निंग विदाउट बर्डन, तो आपको याद रखना है, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के अधिगम, बिना बोझ के शिक्षा, बोझ मुक्त अधिगम। तो ये किसका था? तो ये था यशपाल समिति का। समिति ने संकेत दिया कि विद्यालय में अधिगम एक सुखद अनुभव नहीं बन सकता जब तक कि हम बच्चे के प्रति अपनी इस धारणा को नहीं बदलते कि ज्ञान का प्रापक होता है, यानी कि बच्चा सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है, और इस परंपरा से आगे नहीं बढ़ते जिसमें पाठ्यपुस्तकें परीक्षा का आधार मानी जाती हैं। यानी कि जो परंपरा चलती आ रही थी कि जो परीक्षा बनेगी वो पाठ्यपुस्तकों से ही बनेगी, यानी कि पाठ्यपुस्तकों के आधार पर ही परीक्षा बनेगी, क्योंकि हमें बच्चों के स्वयं की सृजनात्मक सहज प्रवृत्ति और उनके अनुभवों से ज्ञान सृजन करने की योग्यता में हमारा विश्वास ही नहीं है। यानी कि जो बच्चों की सृजनात्मकता थी, यानी क्रिएटिविटी थी, और अब उनके जो अपने अनुभवों से जो ज्ञान का सृजन करते थे, बच्चे कर सकते थे, हम उनके योग्यता में विश्वास ही नहीं करते थे। तो ये कमियां थी। तो ये हो गया आपका। अब जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है प्रारंभिक विद्यालय पाठ्यचर्या के निहितार्थ। तो क्या निहितार्थ है इसको देख लेते हैं। शिक्षा के अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन RTE को सभी राज्यों में लागू करने के कारण देश भर में सभी स्तर पर तत्काल कार्यवाही कर दी गई। तो क्या हुआ कि RTE को देश भर में सभी राज्यों में लागू किया गया और सभी राज्यों में एक नई पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया तथा उसे लागू किया गया। साथ साथ NCERT ने सभी विषयों पर नई पाठ्यपुस्तकें तैयार की जो इन शैक्षिक सुधार दर्शन तथा पद्धति पर आधारित थी। तो जो भी शैक्षिक सुधार किए गए थे इन सब पर आधारित NCERT ने नई पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया। प्रारंभिक स्तर पर परीक्षाएं समाप्त कर दी गई तथा CCE व्यापक तथा सतत मूल्यांकन की पद्धति को लागू किया गया। तो प्रारंभिक स्तर पर जो परीक्षाएं थी वो समाप्त कर दी गई और CCE यानी कि CCE की फुल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन, यानी कि व्यापक तथा सतत मूल्यांकन। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो प्राथमिक स्तर पर क्या था कि परीक्षाओं को समाप्त कर दिया गया था। तो कैसी परीक्षाएं थी? अब थी CCE यानी कि व्यापक तथा सतत मूल्यांकन होना चाहिए था। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT को उचित स्थान अथवा महत्व दिया जा रहा था, यानी कि ICT को उचित महत्व दिया जा रहा था। कुल अवधि दिन निर्धारित किए गए 200। तो पाठ्यचर्या को संपादित यानी पाठ्यचर्या को कंप्लीट करने के लिए कुल 200 दिन अवधि निर्धारित की गई। तो ये आपको याद रखना है कितने दिनों की अवधि निर्धारित की गई, तो कुल 200 दिनों की। विद्यालय के वार्षिक कैलेंडर का जिला स्तर तक विकेंद्रीकरण किया जा सकता था, यानी कि जो विद्यालय का वार्षिक कैलेंडर बनेगा वो उसका जो विकेंद्रीकरण होगा वो जिला स्तर तक किया जा सकता था। अब ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये देख लें, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर बनते हैं। कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं, यानी कक्षा 2 तक हम कोई भी गृह कार्य नहीं दे सकते थे। प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 3 यानी कक्षा 3 से 2 घंटा प्रति सप्ताह, यानी कि 2 घंटा प्रति सप्ताह का गृह कार्य था कक्षा 3 से। माध्यमिक विद्यालय में 1 घंटा प्रतिदिन या 5 से 6 घंटे प्रति सप्ताह। तो ये 2 घंटा प्रति सप्ताह की बात की जा रही है। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2 घंटे प्रतिदिन या 11 से 12 घंटे प्रति सप्ताह की बात है। तो अध्यापक को एक प्रेरणादायक सहायक तथा सुसाध्यक के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा की खोज स्वयं कर सकें, अपनी शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमताओं को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कार्य कर सकें। तो साथियों ये हो गई आपकी यूनिट 2 कंप्लीट। यूनिट 2 आपकी कंप्लीट होती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इससे भी बेहतर तरीके से आगे आने वाली यूनिट को करेंगे। और अब आप देखेंगे कि जो लास्ट का पार्ट बचता है तो ये वो सारांश है जो कि हमने अभी तक क्लास में समाप्त कर लिया है। तो ये उसका एक सारांश है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथियों आपको ये ऐसे ही नोट्स
मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ऐसे ही आपके लिए क्लास करवाते रहें। थैंक यू।